Good morning, children. Let us continue the same chapter of civics, that is secularism and the Indian Constitution. So, now move on our next topic, that is Indian secularism. So, the country of India works in various ways to maintain its secular nature. तो जो कंट्री इंडिया है ये क्या करते हैं, बहुत तरीके से काम करते हैं अपने सेकुलर नेचर को मेंटेन रखने के लिए. सम की फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म आर लिस्टेड हियर. इंडियन सेकुलरिज्म के कुछ की फीचर्स यहाँ दिए गए हैं. फर्स्ट वन, नो रिलीजियस ग्रुप कंट्रोल्स द इंडियन स्टेट और गेट सपोर्ट फ्रॉम इट. कोई भी रिलीजियस ग्रुप जो है इंडियन स्टेट को कंट्रोल नहीं करते हैं और ना ही इन्हें सपोर्ट मिलता है. इन अदर वर्ड्स द इंडियन स्टेट इज़ न्यूट्रल टूवर्ड्स ऑल रिलीजन्स. कहने का मतलब है कि जो इंडियन स्टेट है ये सारे रिलीजन्स के प्रति न्यूट्रल है. एज सच नो गवर्नमेंट स्पेस और ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्कूल, कोर्ट, ऑफिस, पुलिस स्टेशन कैन डिस्प्ले और प्रोमोट एनी रिलीजन. ये सारे लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे स्कूल हो गया, कोर्ट है, ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, ये किसी भी रिलीजन को डिस्प्ले या प्रोमोट नहीं करते हैं. नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इज़ टू बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल no religious instruction is to be provided in educational institutions maintained by the government. कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हैं या इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा. नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन. कोई भी पर्सन जो है किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स पे करने के लिए कंपेल्ड नहीं है. A policy of non-interference in religious matter is to be followed, which means that the Indian state shall not intervene in the religious practices and respect the sentiments of all religions. एक पॉलिसी है नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर, यानी किसी के भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगी. ये हमारी पॉलिसी है, इसको फॉलो किया जाता है. जिसका मतलब है कि स्टेट जो है किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेयर नहीं करेंगे और वो उनके सेंटिमेंट्स का, रिलीजियस सेंटिमेंट्स का रेस्पेक्ट करेंगे. इसके लिए सम एक्सेप्शंस आर मेड, कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिससे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके. एग्जाम्पल के लिए जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी सच एस मुस्लिम, पर्शियंस और द क्रिश्चियंस हैव देयर ओन प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मैरिज, डाइवर्स, इनहेरिटेंस एंड फैमिली अफेयर्स. इनका खुद का नियम होता है. ये जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, to give due respect to these communities they are allowed to follow personal laws. इनको रेस्पेक्ट देने के लिए इनको इनके पर्सनल लॉज को फॉलो करने दिया जाता है स्पेसिफिक टू देयर कम्युनिटीज़ इन दिस मैटर. इन मैटर्स में ये लोग अपने पर्सनल लॉज ही फॉलो करते हैं जिससे इन्हें रेस्पेक्ट मिल सके. सो इंडियन सेकुलरिज्म अनलाइक सेकुलरिज्म इन द वेस्ट डज नॉट फॉलो ए स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट. जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो जो वेस्ट के सेकुलरिज्म है उनकी तरह से कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं फॉलो करते हैं जिसमें सेपरेशन ऑफ रिलीजन और स्टेट हो. विच इसका मतलब है कि अगर उन्हें आवश्यकता महसूस होती है कि इनको रिलीजियस प्रैक्टिसेस या पर्सनल लॉज जो कम्युनिटी के हैं उनमें इंटरफेयर करना चाहिए. क्यों करते हैं इंटरफेयर? टू प्रिवेंट एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ स्टेट जो है वो रिलीजन से अलग है, सेपरेट है, लेकिन जहाँ इन्हें कुछ कम्युनिटीज़ के को लगता है कि उन पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन एक्सक्लूजन हो रहा है, तो उनको बचाने के लिए उनके पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करना पड़ता है स्टेट को. फॉर एग्ज़ाम्पल टू प्रिवेंट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. एग्ज़ाम्पल के लिए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो लोअर कास्ट के अगेंस्ट होता है, ये क्या है, ये जो हिंदूज़ हैं, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी. ये हिंदू से क्या हैं, पर्सनल लॉज हैं, तो उसमें इंटरफेयर करना पड़ता है गवर्नमेंट को और अनटचेबिलिटी को बैन करना पड़ा. हियर द स्टेट इंटरवेंडेड डायरेक्टली इन द हिंदू सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस. यहाँ पे क्या है, स्टेट ने डायरेक्टली इंटरफेयर किया हिंदूज़ के सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस में इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस. क्यों इंटरफेयर किया स्टेट ने हिंदूज़ के सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस में? ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. कौन से ऑब्जेक्टिव? सोशल जस्टिस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके.
एंड टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द लोअर कास्ट, और लोअर कास्ट की फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट वन, through the fundamental rights such as right to freedom of religion and cultural and educational rights, all individuals have the right to practice any religion। ये जो फंडामेंटल राइट्स मिली है, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, सारे इंडिविजुअल्स के पास राइट है कि वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें जो वो चाहते हैं, एज वेल एज कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को, कल्चर को, ठीक है। सो यू विल रीड मोर अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन। नाउ फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स। सो द फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स विच एंश्योर द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। जो फंडामेंटल राइट्स है ये मोस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि यहाँ के इंडिविजुअल्स की डिग्निटी और फ्रीडम को एंश्योर करते हैं। They are incorporated in the constitution because of their universal nature। इनको constitution में इसलिए incorporate किया गया क्योंकि इनके universal nature की वजह से। So these rights have deep roots in the national struggle for independence। और इन rights की बहुत ही deep roots हैं हमारे national struggle for independence में। So several violations of human rights had been occurred in the past under colonial rule। तो जब colonial rule था उस टाइम इस तरह के बहुत सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था। thus it was necessary to incorporate them as fundamental right in the constitution। इसलिए इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी हो गया था। When India was framing its constitution, it had certain international declarations in mind such as these। तो जब इंडिया जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहा था तो उनके जो माइंड में बहुत सारे इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस थे, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ए लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। तो एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, इसमें एक जो लीगेसी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की 1789 की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से ली गई है। तो ये लिगेसी क्या है? लिगेसी एक विरासत है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की विरासत क्या है? आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ये हमें विरासत में मिली है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। सो नेक्स्ट इज बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1791। Third one is Universal Declaration of Human Rights was adopted by the UN Assembly on 10 December 1948. So these declarations encouraged India to affirm, adopt and enact human rights in the form of fundamental rights in its constitution। तो ये जो भी declarations थे इनसे इंडिया को encouragement मिला, ठीक है, to affirm, adopt and enact human rights, ताकि वो human rights को इनेक्ट कर सकें, अडॉप्ट कर सकें और एफएम कर सकें अपने फंडामेंटल राइट्स के रूप में, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सो सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये फंडामेंटल राइट्स की सिग्निफिकेंस क्या है? द फंडामेंटल राइट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस को फॉर्म करते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस राइट्स कैन बी डिटरमाइन इन द फैक्ट दैट, और इनकी सिग्निफिकेंस को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? फर्स्ट, दे प्रोवाइड सुइटेबल कंडीशन फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एक सुइटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, दिस राइट्स प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स को डिस्क्रिमिनेशन से, अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, दे एक्ट एज ए चेक ऑन द आर्बिट्री पावर एंड एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एक चेक का काम करते हैं। जो आर्बिट्री पावर्स होते हैं, मनमाने पावरफुल पावर्स होते हैं, गवर्नमेंट का एक्ट है कोई भी जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, उस पर चेक का काम करते हैं। दीज राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आपसे इन राइट्स से कोई वंचित करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। दीज आर एनफोर्स, इसको कोर्ट आपको दिलाएगा। एंड दस वन कैन मूव
द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं इनके इन्फोर्समेंट के लिए। दे रिवेल द अंडरलाइन कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी as all citizens are given the same freedom irrespective of religion, sex, race, social status और caste। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे रिवेल द अंडरलाइंग कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, ये इक्वलिटी की अंडरलाइंग कंसेप्ट को रिवील करते हैं क्योंकि सारे सिटीजन्स को, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, सेक्स, रेस, सोशल स्टेटस हाई हो, लो हो या कोई भी कास्ट हो, सबको इक्वली ये मिलता है। नेक्स्ट, they have helped to frame legislations to abolish untouchability in Indian society। मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये लेजिस्लेशंस में हेल्प करते हैं, ये लॉ को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने में, हमारे इंडियन सोसाइटी से अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने में जब लेजिस्लेचर लेजिस्लेशंस करती है तो ये फंडामेंटल राइट्स उनकी हेल्प करते हैं। Now classification of fundamental rights. So the Constitution of India has listed 6 fundamental rights। Indian Constitution से हमें 6 fundamental rights मिले हैं, वो हैं right to equality, right to freedom of religion, right against exploitation, right to freedom, cultural and educational rights, right to constitutional remedies। लास्ट में क्या है, right to constitutional remedy। ये जितने भी rights हैं अगर वो नहीं मिलते हैं आपको तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ये वही right है। Now, right to equality. So the concept of equality is the guiding principle of our social living। जो equality का जो concept है ये क्या है, ये guiding principle है हमारे social living के लिए। Hence, our constitution has guaranteed to all its citizens equality before law as well as equality in protection by law without distinction of। तो हमारे constitution ने सारे citizens को क्या ग्रांट किया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की निगाह में आप सब बराबर हैं और जो कानून जो है आपको इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे बिना किसी डिस्टिंक्शन के, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, क्रीड हो, कलर, सेक्स, रिलीजन, आपका इकोनॉमिक स्टेटस हाई हो या लो हो, आपको लॉ जो है वो इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे। इट अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में भी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दिस राइट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द मेंशन्ड ग्राउंड एंड प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये जो राइट है, मतलब राइट टू इक्वालिटी, ये जो है डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करते हैं, रोकते हैं इन नीचे मेंशन ग्राउंड में, जो भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है, और वो ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करते हैं। द 2 एक्सेप्शंस टू दिस राइट, इस राइट में राइट टू इक्वालिटी तो है, सबको इक्वल राइट मिलती है, लेकिन यहाँ 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है द स्टेट कैन मेक रिजर्वेशन फॉर वोमेन, वोमेंस के लिए स्टेट रिजर्वेशन कर सकते हैं, वहाँ इक्वालिटी नहीं काम करेगी। दूसरा है द स्टेट में मेक्स स्पेशल प्रोविज़न फॉर सोशल एंड, जो सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं ST और SC, उनके लिए भी स्टेट जो है इक्वल प्रोविजंस, मतलब स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों लोग SC ST और वोमेंस जो है वो SC ST और वोमेंस क्या है, उनको स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जाते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी तो दे दी गई, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। ये जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है ये तो इक्वालिटी के आइडिया के खिलाफ जाती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है अनटचेबिलिटी को एबोलिश करते हैं। और किसी भी इंसान को यदि पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप यानी टेंपल में या पब्लिक वेल्स को यूज़ करने नहीं दिया जा रहा है तो उन्हें पनिशमेंट मिल सकता है। द राइट टू इक्वालिटी ऑल्सो एबोलिशेस द यूज़ ऑफ टाइटल्स। राइट टू इक्वालिटी जो है टाइटल्स के यूज़ को भी एबोलिश करते हैं, जैसे कि महाराजा है, राय साहिब है, खान बहादुर है, ये सारे टाइटल्स हैं जो पहले लोग यूज़ करते थे अपनी सुपेरियरिटी को दिखाने के लिए, और वो सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें क्या है, कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी को नेगेशिएट करती हैं। इसलिए हम
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको एबोलिश करते हैं, ठीक है। नाउ राइट टू फ्रीडम, आवर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम। दिस राइट इज़ ए क्लस्टर ऑफ 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। ये जो राइट है, राइट टू फ्रीडम, ये एक क्लस्टर है 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स का, जो कि इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। ये क्या है? फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कहीं भी स्पीच दे सकते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, बिना आर्म्स के। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, इंडिया में, पूरी इंडिया में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी पार्ट में आप रिसाइड कर सकते हैं, वहाँ सेटल हो सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस, तो आप किसी भी ट्रेड, प्रोफेशन या बिजनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपको आपके लिए उचित लगता है। वाइल एंजॉइंग दिस फ्रीडम्स, केयर शुड बी टेकन दैट इट डज नॉट हैम्पर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड पीपल। जब भी आप इन राइट्स को, इन फ्रीडम्स को एंजॉय करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिए कि नेशन या पीपल के लार्जर इंटरेस्ट को ये आपकी फ्रीडम हैम्पर ना करने पाए, यानी दूसरों का नुकसान ना होने पाए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन एवरी पर्सन द राइट टू लाइफ, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक इंसान को राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार दिया है। इट लेट्स डाउन दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, इसके हिसाब से किसी का भी आप जीवन उनसे छीन नहीं सकते हैं, सबको जीने का अधिकार है। एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और आपको पर्सनल लिबर्टी मिलती है लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से लॉ बनाया गया है। इन केस ऑफ एन अरेस्ट, अरेस्ट के समय भी अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स 3 राइट्स टू एन इंडिविजुअल, आपको अरेस्ट के समय भी 3 राइट दिए गए हैं। पहला है ए पर्सन कैन नॉट बी डिनाइड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं बिना उसको अरेस्ट का कारण बताए हुए। नेक्स्ट, ही और शी कैन बी डिफेंडेड बाय ए लॉयर ऑफ हिज चॉइस, वो जो अरेस्टेड पर्सन है वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं अपने चॉइस के लॉयर से। थर्ड वन, ही और शी हैज़ द राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, इनके पास वो राइट है कि वो अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस हो सकें विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर। सो नेक्स्ट राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। The purpose of this right is to uphold the dignity of an individual and to protect him or her from any form of exploitation. ये जो राइट है इसका पर्पस क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की राइट की डिग्निटी को और राइट को अपहोल्ड किया जा सके और उसको प्रोटेक्ट किया जा सके किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से। अंडर दिस राइट वी फाइंड प्रोविजंस फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ, इस राइट के अंडर जो है हमें कुछ प्रोविजंस मिलते हैं ताकि कुछ चीज़ों को हम रोक सकें, जैसे बॉन्डेड लेबर को रोक सकते हैं, स्लेवरी को रोकना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स सेंडिंग पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एज लेबर, देन द प्रैक्टिस ऑफ एंगेजिंग चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड अदर हैजर्डस ऑक्यूपेशंस, यानी बच्चों को जो एंगेज कर देते हैं ना 14 ईयर से छोटे बच्चे, उनके खेलने पढ़ने की उम्र है तो उनको फैक्ट्री, माइन और ऐसे क्रैकर्स फैक्ट्री में इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि कुछ पैसे ले आएँ, ये इस पे रोक लगनी चाहिए। टू अपहोल्ड दिस राइट एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ए लॉ वाज पास्ड इन October 2006 which prohibits the employment of children less than 14 years of age in roadside cafes, hotels and as domestic helpers। तो इस राइट को अपहोल्ड करने के लिए, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसको अपहोल्ड करने के लिए और उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि 14 ईयर्स से कम के हैं, एक लॉ पास किया गया था अक्टूबर 2006 में, जिसके हिसाब से 14 साल से छोटे साल के बच्चों को रोड साइड में या कैफ़े में, होटल में या डोमेस्टिक हेल्पर्स के रूप में आप नहीं रख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।